उद्देश्य ये है कि पुनर्वसन करना, और 70 से लेकर के 86 तक कोई और संस्था संगठन नहीं थी पुनर्वसन का, पूर्व सैनिकों के पुनर्वसन का, और 60 से पहले कोई विषय ही नहीं था। मैं आपको गवाही देता हूँ, मैं चौथे पिस्ट का हूँ। मेरे परनाना जो है 15 की लड़ाई में गुजर गए, बीईजी में जमादार थे, दादा बीईजी में थे, मेरे पिताजी नेवल ऑफिसर थे, इसलिए मैं पूना में, मुंबई में बड़ा हुआ, पूना में जन्म के, और मैं खुद आर्मी में गया। तो हुआ ऐसे कि 70 की लड़ाई के बाद, 71 की लड़ाई के बाद रिटायर होने लगे लोग। 62 की लड़ाई के बाद जो भर्ती हुए वो 80 के तब रिटायर हो रहे थे। पुनर्वसन का विषय चेंज हो गया। उससे पहले ज़माने में क्या था, खेती प्रधान, जिसके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है, ऐसा आदमी आर्मी में 9 साल सर्विस करता था। 90% लोग रिटायर हो जाते थे, खेती में वापस जाते थे। अभी उनको दूसरा दुनिया, दूसरा नौकरियां चाहिए, तो बॉम्बे में आने लगे। 15,000 आदमियों को बॉम्बे में काम दिया। 86 में फिर हमारी संस्था भी बढ़ी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ा, वो हवा बदली हो गई, तो एक डिपार्टमेंट खड़ा किया। शरद पवार साहब ने 3 निर्णय दिए। एक हमारे जो है नेता को पार्षद यानी एमएलसी बना लिया, इसमें अपना महाराष्ट्र में लेफ्टिनेंट कर्नल निकम, आर.डी. निकम। उसी तरह से एक मंत्रालय खड़ा किया, तो एक कैबिनेट मंत्री दे दिया सैनिक कल्याण के लिए। और जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सैनिक कल्याण विभाग है, उसके कंट्रोल करने के लिए एक राज्य सैनिक बोर्ड भी खड़ा कर दिया। ऐसे में जो है काम बढ़ता रहा, काम 3 गुना बढ़ा, क्योंकि 62-71 के बाद रिटायर हुआ आदमी जो है वो जो है अभी पुनर्वसन मांग रहे थे। इस संस्था के थ्रू आपने जो रिटायरमेंट आर्मी ऑफिसर हैं उनका किस तरीके से पुनर्निवास किया आपने, और क्या क्या उनको सुविधाएं मिली हैं? शासन पुनर्निवास शासन से उन्होंने क्या, वो सवाल सही बात है आपका, आज वो सवाल ज्वलंत है। 15 साल में आदमी रिटायर होता है, दूसरी नौकरी ढूंढना पड़ता है। 12वीं पास है, ग्रेजुएट पढ़ा है, हवलदार है, 100 आदमियों कंट्रोल किया है, सडनली आपको दोबारा क्यू में खड़ा कर देते हैं बेकार लोगों के, तो उसका मनोबल खच्ची होता है। आज का सैनिक जो है वो उससे मनोबल कम ज़्यादा होता है। आज का जो है पूर्व सैनिक है, उसके पोते भर्ती होने वाले हैं। आज के सैनिक को भावी सैनिक, बाजी सैनिक का भावी सैनिक पे प्रभाव पड़ता है। पुनर्वसन का इशू है। हमारा सबसे बड़ा मांग ये है कि आर्मी के सभी, आर्मी नेवी सभी को 58 साल तक नियुक्त कर दिया जाए। आर्मी के बाद दूसरा काम दे दो, पुलिस में दे दो। अभी जो है हमारा 1 साल भर प्रोग्राम चलेगा, उसमें से एक है कि 10 दिन का लेक्चर सीरीज चलाया जाएगा जो इतिहास है आर्मी के बारे में। आने वाले दिनों में आर्मी की चुनौती क्या है, आर्म फोर्सेस की चुनौती क्या है, वो एक लेवल पे जो विचारधारा, विचारवंतों के, लिखे पढ़े लोगों के लिए, और दूसरा आवाम में भर्ती हो जाओ आर्मी में, दूसरा कार्यक्रम चलाना। आपकी दुआ से इस संस्था में ऑलमोस्ट 42 लाख रुपए डिपॉजिट है, 7.5 एकड़ जमीन है, और 24,000 मेंबर है महाराष्ट्र में। सर टोटल इंडिया में इस संस्था में कितने लोग? 3,60,000। थैंक यू सर। आरिफ खान ना? या आरिफ खान, बट नॉट मंत्री। आरिफ खान जी, आरिफ खान जी कहीं ना कहीं आप एक्टर भी है, और अनिल कपूर जी के एकदम डिक्टू आप उनसे मिलते जुलते हैं। तो आपने जो इंडियन एक्स सर्विस लीग्स के साथ में जो यहाँ पर आए हैं, इनके मनोबल इनका बढ़ाने के लिए, आज जो इनका 50 साल हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, मुबारकबाद दूंगा इंडियन एक्स सर्विस लीग के सभी जितने भी मेंबर, जितने भी सदस्य हैं, उन सबको 50 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि गोल्डन जुबली हो गई। मतलब आपकी फिल्म गोल्डन जुबली हो चुकी है सर, और बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में कोई गोल्डन जुबली नहीं होती है, सिल्वर के वादे पड़े, लेकिन आपकी गोल्डन जुबली हो गई। तो बस इतना ही कहूँगा इंडियन एक्स सर्विस लीग के लिए कि गली गली में ये चर्चा हो आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका। इंडियन एक्स सर्विस लीग है प्यारा, खुशी मिले सबको, क्या आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। सर हमारे आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आज आप इस प्रोग्राम में हो, काफ़ी आपको अच्छा लगा, और सर ने काफ़ी आर्मी, एक इंडियन आर्मी के जितने भी लोग आज तक, जब से इतिहास बना, आपने देखा होगा कि इनके अंदर कूट कूट करके देशभक्ति होती है। देश की वैल्यू अगर कोई जाने तो इंडियन आर्मी से जाने। इनका 10% भी हमारी, इनके कदमों की धूल अगर हमारे देशवासियों को मिल जाए और उनको एहसास हो जाए, तो ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम उससे लड़ेंगे जो दुश्मन है हमारे देश का। लेकिन हम ये इंडियन आर्मी को छोड़ करके, इनके हौसलों को पस्त करते हैं हम लोग
इनके हौसलों पर हम नहीं चल पाते, इनके हौसलों को छोड़कर हम आपस में मतभेद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में पड़ करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इनकी सोच लेकर के, इनकी सोच, हमारे सैनिकों की सोच लेकर के अगर आप हम इधर जहाँ भी खड़े हो जाएंगे तो वह किसी की औकात नहीं होगी कि हमारे देश के ऊपर आंख भी उठा ले। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारा देश थोड़ा पीछे जाने की कगार पर है। लेकिन करता हूँ कि हम सभी इकट्ठे होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और जो हमारी एक्सेस मैनों की प्रॉब्लम है उसको हल करें। जैसे किसी का पेंशन का है, किसी का विडोज का है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो सारे इकट्ठे होकर काम करेंगे और सारी मुसीबतों को हल करेंगे। धन्यवाद।